तो आज हम एक गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद की चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल, तो ये बना है दो शब्दों से, पॉली प्लस नॉमिनल। अब हम जानते हैं पॉली का मतलब होता है मेनी और नॉमिनल का मतलब होता है टर्म। इट मीन्स देयर आर मेनी टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल, अर्थात हिंदी में भी देखिए बहु माने अनेक और पद है। तो ऐसी कोई गणितीय संक्रिया या गणितीय अभिव्यक्ति जिसमें अनेक पद होते हों और उस अनेक पदों में क्या क्या होने चाहिए, एक वेरिएबल चर। अब चर के रूप में हम x का इस्तेमाल कर सकते हैं, y, चलो मैं अभी बाद में बताऊंगा। और पहले जो इंग्लिश में मैंने एक परिभाषा लिख रखी है समय बचाने की दृष्टि से, उसको देख लेते हैं। ए पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन consisting of variables, coefficients and the operations of addition, subtraction, multiplication and most बात ये है वो क्या है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। इसका मतलब जो बहुपद एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसमें तीन चीज आवश्यक हैं, चर भी होना चाहिए, ठीक है, और अचर पद भी होना चाहिए और घात भी होनी चाहिए, जो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और इनको कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए सॉरी जो गणितीय संक्रियाएं योग, व्यवकलन, गुणा या भाग भी होना चाहिए। तो अब मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक बहुपद में क्या क्या होने चाहिए भाई, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब चर होने चाहिए। अब हम जानते हैं कि चर को व्यक्त करने के लिए हम प्राय x का प्रयोग करते हैं, y का भी कर सकते हैं, z का प्रयोग कर सकते हैं, u का कर सकते हैं, v का कर सकते हैं, w, g, आप जो चाहें a, b, c, आप स्वैच्छिक रूप से किसी भी शब्द को ले सकते हैं। अब चर और अचर आप जानते हैं कि ऐसी संख्याएं या ऐसे जो स्वेच्छ अक्षर लिए जाएं, प्रतीक सिंबल लिए जाएं जिनका पद परिस्थिति के हिसाब से बदलता हो, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ x जो चर है वो उसकी वैल्यू क्या है, 5। और अगर मैं दूसरा कह दूं कि x प्लस 3 बराबर 0, तो इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या है, -3। तो स्थिति के हिसाब से जिस संकेत की वैल्यू या मान बदल जाए वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है, ठीक है। और जिनका मान कभी ना बदले वो क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट या अचर पद कहलाते हैं। तो देखिए वेरिएबल्स का प्रयोग होगा, जिनके रूप में वेरिएबल्स के रूप में हम एक्स वाई जेड या इनमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। दूसरा किसका प्रयोग करेंगे, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब, कोफिशिएंट्स का मतलब जानते हैं, गुणांक। गुणांक के रूप में अचर पदों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, -10 हो, -2 हो, -5 हो। अब अचर पद के रूप में किसी का भी प्रयोग करेंगे। तीसरा क्या होना चाहिए भाई, कि घातीय होने चाहिए, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होने चाहिए, एक्सपोनेंट्स, और वो भी कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव। इसका मतलब क्या क्या चलेगा, वो जो घात के रूप में n का जो मान चलेगा वो घात के रूप में वो चलेगा, 0 चलेगी, 1 चलेगा, 2, 3, 4, ये घात ही हो सकती हैं, ठीक है। पर घात कौन सी नहीं चलेगी, -2 नहीं चलेगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि नॉन नेगेटिव घात होनी चाहिए। अब कौन कौन सी चीज पॉलिनोमियल हो सकते हैं, अब मैं कुछ उदाहरण देख के आपको बताता हूं कि कौन से जो व्यंजक हैं, बीजीय व्यंजक, वेरिएबल्स है ना, बीजीय व्यंजक हैं, वो आपके पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं, उदाहरण से आप समझ पाएंगे। तो देखिए मैंने दो कॉलम यहां बना लिए, पॉलिनोमियल्स आर और नॉट पॉलिनोमियल्स। तो कौन कौन से जो गणितीय एक्सप्रेशन है, गणितीय जो अभिव्यक्ति हैं, वो पॉलिनोमियल होंगी और कौन सी नहीं। तो बहुपद की हम जानकारी कैसे करें कि भाई ये जो बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं। तो देखिए जैसे पहले तो एक मैं बता दूं कि वो फंक्शन होता है किसी न किसी का, और उसको पॉलिनोमियल को हम व्यक्त करते हैं px। जैसे ये है px 5x, बिल्कुल पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें देखिए
चर के रूप में x का प्रयोग कर रहे हैं, कोफिशिएंट के रूप में 5 का प्रयोग कर रहे हैं, और एक्सपोनेंट या घात के रूप में अब आप जानती हैं कि ये क्या है, घात 1 है। इसी तरह कोई जरूरी नहीं है कि px से ही हम व्यक्त करें, gx से व्यक्त कर सकते हैं। अगर ये है मान लीजिए कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए इसमें 3 पदों का प्रयोग किया गया है, अचर पद भी है, वेरिएबल्स चर भी है, और घात 2 है या घात 1 है। इसी तरह मान लीजिए एस टी ये हो टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 11t माइनस 6, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी बहुपद है। किसकी? अब चर के रूप में या किसका प्रयोग किया गया है, t का प्रयोग किया गया है, जैसे टी क्यू टी स्क्वायर टी, और फिर इसमें कॉफिशिएंट भी है। तो तीनों शर्त पूरी हो रही है ना, कि देखिए चर के रूप में t है, कॉफिशिएंट भी है, घात भी है, और साथ में इनको कंबाइन करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए गणितीय संक्रियाओं जैसे योग और व्यवकलन का प्रयोग भी किया गया है। तो ध्यान रखें, बहुपद होने के लिए चर होना चाहिए, कॉफिशिएंट के रूप में अचर पद भी होना चाहिए, घात भी होनी चाहिए, और साथ में उनको जोड़ने के लिए गणितीय संक्रियाएं जो है योग, व्यवकलन, गुणा, भाग आदि का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए, मैं जैसे लिख देता हूं कि अंडर रूट एक्स ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की घात 1/2, और ये इंटीजर नहीं है। तो पूर्णांक में घातें होनी चाहिए, ये तो पूर्णांक में नहीं है, ठीक है भाई। तो ये नॉट अलाउड, एक्स की घात 1/2 नॉट अलाउड। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि 2 कोई पद है x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये x कहाँ आ रहा है, हर के रूप में आ रहा है, नॉट अलाउड। इसी तरह और मैं बात करूं कि कोई माना ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस 5, ठीक है, तो क्या यह फलन या फंक्शन बहुपद है? नहीं है, क्योंकि x की जो घात है वो -2 है, और घात माइनस में अलाउड नहीं है, क्योंकि जो घात है वो क्या होनी चाहिए, जो है वो 0 1 2 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब जानते हैं, ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो, और 0 भी हो, और उसमें नॉन नेगेटिव लगा दिया, इसका मतलब इंटीजर तो है पर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब 0 से शुरू हो सकती है। अब आप कहेंगे सर तो 0 वाला कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है ना, जैसे ही कोई फलन है एफ एक्स बराबर मैं बोल दूं 5, तो इसमें केवल कोफिशिएंट है, पर ये बहुपद है, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5x की घात 0, ठीक है, और x हम जानते हैं x की घात 0 बराबर क्या होता है, 1। आप देख लीजिए भाई, चर भी है, कोफिशिएंट भी है, चर के रूप में x है, अचर पद के रूप में 5 है, और घात के रूप में क्या है 0, तो ये क्या है, एक बहुपद है। तो अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि बहुपद और बिना बहुपद वाले बीजीय व्यंजकों को आप पहचान सकेंगे। एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, जैसे एक उदाहरण लूं x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो बहुपद है इसमें 3 पद हैं, x4 2x स्क्वायर और x, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3, ये अलग अलग, ठीक है भाई। और इसमें वेरिएबल, कितने वेरिएबल्स का या कितने चरों का प्रयोग किया गया है, एक चर का प्रयोग किया गया है, और वो क्या है, x है। तो अगर परीक्षा में, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाता है कभी कभी कि इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, और 3 पद कौन कौन से हैं, x4 कॉमा माइनस 2x स्क्वायर कॉमा और x, और इसमें कितने चर हैं, एक चर का प्रयोग किया गया है, 1 वेरिएबल। इधर देखिए ये जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें 2 पद हैं, इट हैज 2 टर्म्स, पर वेरिएबल्स कितने हैं, x चर के रूप में x का प्रयोग किया गया है, y का प्रयोग किया गया है, और z का प्रयोग किया गया है। इट मीन्स इट हैज 2 टर्म्स एंड 3 वेरिएबल्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और इसे कैसे लिखते हैं। अब देखिए मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म
आपके लिए बता ही रहा हूं। तो उससे पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या कहलाती है ना, अर्थात किसी बहुपद की घात क्या कहलाती है। तो मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है, तो उसमें वह चर देखिए जिसकी घात अधिकतम है। तो जिस चर की घात अधिकतम है तो वह अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं वापस आता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप क्या है। देखिए, अगर आपके पास ऐसा कोई बहुपद है जो मतलब इरेगुलर फॉर्म में है, अर्थात वो क्रमिक रूप से नहीं लिखा हुआ है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, 2x की घात 3 प्लस 7 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5, ये है मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो अधिकतम घात वाला पद है वो बाद में लिखा हुआ है और ये क्रम से नहीं है। तो आप ऐसा करें कि इसको रीअरेंज करें, इनकी व्यवस्था दोबारा से करें। व्यवस्थित सही ढंग से कैसे करें कि सबसे अधिकतम घात वाले पद को पहले लिखिए, फिर घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख दीजिए। तो इसको अगर मैं इस तरह से लिख देता हूं, 2x की पावर 5, फिर 2x की पावर 3, फिर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7, तो ये क्या कहलाती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप कहलाता है। अर्थात सबसे पहले लिखना चाहिए। वैसे अगर ऐसा लिखा रहता है तो गलत नहीं है, फिर भी एक परपाटी है कि अधिकतम घातांक वाले पद को पहले लिखा जाता है, उसके पश्चात उससे कम, मतलब क्रमिक रूप से घटते क्रम में इसको लिखा जाता है। और ध्यान रखें, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में या अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, ठीक है, लिख दिया जाता है तो ये अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में जब इस बहुपद को लिख दिया गया है तो जिस पद की अधिकतम घातांक है, अब देखिए अधिकतम घातांक इस पद की है, तो ये जो 2x की घात 5 है वो क्या कहलाएगी, लीडिंग टर्म्स, लीडिंग टर्म। ये कंपटीशन में पूछ सकता है कि इस पॉलिनोमियल में लीडिंग टर्म कौन सी है, 2x की घात 5। कॉफिशिएंट क्या है इसमें, कॉफिशिएंट अर्थात अचर पद क्या है, 7, और एक और है लीडिंग कॉफिशिएंट, लीडिंग कॉफिशिएंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लीडिंग कॉफिशिएंट का मतलब जो पद टर्म, भाई टर्म अंग्रेजी में बोलते हैं, पद हिंदी में बोलते हैं, तो इस पद की घात अधिकतम है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, लीडिंग टर्म, है ना, नेतृत्व करने वाला पद। तो इसका जो कॉफिशिएंट है, इसका कॉफिशिएंट क्या है, 2, तो ये क्या कहलाएगी, लीडिंग कॉफिशिएंट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और साथ में ये भी बता दूं कि जो ये बहुपद है इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 5, डिग्री कितनी है, 5 है। ठीक है भाई, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घात। हाँ, ये तो वन वेरिएबल वाली बात हुई। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी बहुपद में 2 चरों का प्रयोग किए, तब क्या करें, उसकी घात या डिग्री को कैसे निर्धारित करेंगे, तब जोड़ निकालेंगे। जैसे मैं उदाहरण ले देता हूं कि x स्क्वायर वाई क्यू प्लस एक्स बाई 4, नहीं एक्स बाई चलो 6 प्लस 7, ये मान लीजिए आ जाए। तो अब इसमें देखिए यहां दोनों चरों की घातों का योग कितना है, 5, और यहां दोनों की चरों की घातों का योग क्या है, 7। तो इसकी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितनी होगी, 7 होगी। उस स्थिति में हम 2 चर हैं तो दोनों की घातों का योग लेंगे, 3 है तो 3 चरों की घातों का योग लेंगे एक पद में। ठीक है, जैसे ये एक पद था, ये एक पद था,
तो ये बात आप ध्यान रखें। वैसे कक्षा 10 में ये कोर्स में नहीं है, कंपटीशन की दृष्टि से मैंने बता दिया है। और अब मैं सीधे सीधे इसके प्रकारों की बात करता हूं। अब बहुपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो मैंने ग्रीन बोर्ड पर आपके सामने लिख दिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फोन की गैलरी में सेव कर लें, क्योंकि ये कंपटीशन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है कि जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं। जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। हाँ, ये बहुत दिमाग में रहती है कि साहब जीरो पॉलिनोमियल कैसे हुआ, इसमें वेरिएबल तो है नहीं, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है आप। फिर एक पद वाले बहुपद को एक पदी, भाई अगर ऐसा कोई बहुपद है जिसमें एक ही पद है तो उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? एक पदी, अंग्रेजी में मोनोमियल। आप जानते हैं मोनो का मतलब ही एक होता है, जैसे मोनोसाइकिल, बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल। इसी तरह देखो नामकरण हुआ है इनका। अब एक पदी वाले बहुपद के जो उदाहरण है वो क्या है? 3x, इसमें एक पद है, 5x स्क्वायर 2। अब देखिए इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, घात भी है। यहाँ घात 1 थी, यहाँ घात 2 है। यहाँ देखिए, आप कहेंगे सर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। अरे 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2x की पावर 0। तब कोफिशिएंट भी आ गया, वेरिएबल भी आ गई और इसकी घात भी आ गई, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। इसी तरह t स्क्वायर y, ये सभी क्या है? एक पदी बहुपद है। अब एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको जरूर याद कर लेना। ए मोनोमियल इज ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट एंड डज नॉट कंटेन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। आप इसका मतलब ये देखिए, एक पदी जो बहुपद होगा ना, उसमें वेरिएबल हो सकता है, कोफिशिएंट हो सकता है, लेकिन जो गणितीय संक्रियाएं हैं ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, वो नहीं हो सकती। क्योंकि अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन हुआ तो पद एक ना रह के 2 या 2 से अधिक पद हो जाएंगे और उस समय वो एक पदी बहुपद नहीं कहलाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो हमेशा एक पदी जो बहुपद होता है उसमें क्या क्या हो सकता है? कोफिशिएंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है ना, घात हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? उसमें गणितीय संक्रियाएं, योग और व्यवकलन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर वो एक पदी नहीं रह सकता, फिर वो क्या हो जाएगा? बहुपदी हो जाएगा। अब देखिए थर्ड जो पॉइंट है, दो पदों वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं? द्विपद। भाई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो ही पद हों तो उसको द्विपदी या बाइनोमियल कहते हैं। अब जिसमें जैसे उदाहरण ये x + 2 x² - 2 xy² + xy, ठीक है, केवल जिसमें दो टर्म हो। इसी तरह भाई नामकरण आगे जारी रखें। अगर 3 पद वाला बहुपद है तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिपद, ट्राइनोमियल। मैंने अभी बताया ना, जैसे साइकिल में एक पहिया होता था उस समय, है ना, जैसे आपने देखोगे सर्कस में एक पहिया वाले को मोनोसाइकिल बोलते हैं, जिसमें 2 पहिए होते हैं उसको बाइसिकल बोलते हैं, और ट्राईसाइकिल जिसमें 3 पहिए होते हैं, 2 पीछे और 1 आगे, ठीक है। इसी तरह इसमें 3 पद वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे px x² + 2x + 3। इसी तरह gy, अब यहाँ चर के रूप में या वेरिएबल के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? y का प्रयोग कर रहे हैं, तो y³ + y - 5, ठीक है। अब एक अगला जो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। अगर भाई 0 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल होगा तो 0 डिग्री का मतलब क्या है? चर की घात 0, और चर की घात 0 का मतलब ऑटोमेटिक मान क्या हो जाता है? 1। इसका मतलब उसमें केवल क्या बच जाएगा? कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट का मतलब दैट इज कांस्टेंट। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। अगला एक बात और ध्यान रखना कि आप पूछ सकते हैं कक्षा 10 वाले छात्र, सर इस बहुपद का या पॉलिनोमियल का गणित में क्या उपयोग है? भाई इस पॉलिनोमियल का या बहुपद का गणित में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। आगे जाके आप पढ़ोगे जब साइंस लेंगे
तब आपको पता लगेगा इनका महत्व कि गणित में और फिजिक्स में इनका कितना बड़ा महत्व है। जैसे मैंने अभी यहाँ लिखने का प्रयास किया है कि फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल्स अर्थात जिसमें घात एक हो चर की आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ना, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5, तो ये क्या कहलाता है भाई? फर्स्ट डिग्री है, क्योंकि इसकी घात क्या है? एक है, तो ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है। अब ये क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अब इनका प्रयोग कहां करते हैं? तो देखो आगे लिखा है, दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वांटिटीज दैट चेंज एट ए स्टेडी रेट। यह उन मतलब क्वांटिटीज को या वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनके मान में परिवर्तन एक निश्चित दर से होता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन वन डायमेंशनल ज्योमेट्री प्रॉब्लम। एक विमीय जो रेखा गणितीय समस्याएं होती हैं जिनमें केवल लंबाई का ध्यान रखा जाता है, उन समस्याओं को व्यक्त करने के लिए फलन के रूप में हम इन लीनियर वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं या लीनियर पॉलिनोमियल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है जिसकी घात 2 होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? अब जैसे मैं लिख देता हूं एफ एक्स बराबर, ये लिख देता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 या कुछ भी जो भी है 6 लिख देता हूं, चलो, या -6। अब देखिए ये क्या है? इस सेकेंड डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। और अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? जैसे त्वरण में आपने देखा है ना, तो एक्लीरेट होते हो या डी एक्लीरेट होते हो, तब इनका हम प्रयोग करते हैं उन समस्याओं को फलन के रूप में व्यक्त करने के लिए। और जो ये ना, ये लाइन लास्ट की लाइन लिख रही है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एरिया। लेंथ की बजाय क्या आ जाएगा? एरिया, क्योंकि द्विविमीय समस्याओं को व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, जैसे क्षेत्रफल आदि में। इसी तरह जहां ये थर्ड डिग्री अर्थात ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें घात अधिकतम क्या हो? 3 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड वाले क्वाड्रेटिक, तीसरे वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे यहां हो एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। चलो ये लिख दिया मैंने। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये उन समस्याओं को व्यक्त करने के लिए किया जाएगा जो 3 डायमेंशनल हो, त्रिविमीय हो। ठीक है, जैसे आयतन आदि। एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है और वो 1 वेरिएबल क्या है? x है, तो हमेशा किसी पॉलिनोमियल को या बहुपद को हम इस रूप में लिख सकते हैं, a n x की घात n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 और x की घात 1 लिख सकता हूं और प्लस a0। ठीक है, ये फॉर्म हो सकती है जहां आप कह रहे होंगे कि an माइनस 1 a2 a1 a0 ये क्या है? सब कॉफिशिएंट हैं, अचर पद हैं। ठीक है, जिनके मान सबके अलग अलग हैं, ये सब कॉफिशिएंट हैं और ये सब वेरिएबल की घात हैं, x की घात n, x की घात n माइनस 1, इसी तरह। और इसको अगर मैथमेटिकल रूप में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ, जैसे i लिख देता हूँ 0 to n और ai x i। ठीक है, इस तरह से इसको मैं लिख सकता हूं। तो अब हम बात करते हैं किसी बहुपद के मान की। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद है मेरे पास px बराबर 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसका मान मुझे ज्ञात करना है किन किन बिंदुओं पर x बराबर -1 और x बराबर 2 पर। तो सबसे पहले मैं जो द्विघात बहुपद दिया गया है उसको लिख लेता हूँ 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो अब मुझे मान ज्ञात करना है
x बराबर -1 पर, तो x की जगह मैंने यहाँ -1 रखा है, तो इधर की साइड भी आप x के स्थान पर -1 पुट कीजिए या प्लग कीजिए, तो या रखिए, तो देखिए 8 x के स्थान पर -1 का स्क्वायर -3 x के स्थान पर -1 प्लस 7, इसका मतलब ये कितना हो गया, -1 का स्क्वायर 1 होगा तो 8 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 7, तो 7 3 10 और 8 18, ठीक है। तो p-1 का मान क्या हो गया, 18। इसका मतलब ये क्या है, इस बहुपद का x बराबर -1 पर मान, अर्थात वेरिएबल x की जगह अगर -1 रखूं तो 18 मान आता है। इसी तरह अगला मान क्या है, जो अगला मान था वो p2 बराबर, अब देखिए x के स्थान पर 2 रख दीजिए, तो 8 2 का वर्ग -3 इंटू 2 प्लस 7, तो देखिए 2 का वर्ग 4, तो 8 चौका 32 -3 दूनी 6 प्लस 7 32 7 39 में 6 गए 33। तो ये बात समझ में आई ना। आसान होता है कि जो भी आपको वेरिएबल दिया गया है उसमें बस आप उस चर के स्थान पर जिसका मान ज्ञात करना चाहते हैं वो मान रख दीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए। अब एक और उदाहरण जैसे मैं लेता हूं, तो अब देखिए जैसे ये उदाहरण है fy, अब यहाँ चर के रूप में y का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 2y³ - 13y² प्लस 17y - 2, और मैं अगर मान निकालना चाहूँ y बराबर -1/2 पर, तो क्या मान आएगा भाई, y के स्थान पर -1/2 रख दीजिए, घात 3 -13 -1/2 का वर्ग प्लस 17 -1/2 -2, तो देखिए 2 इंटू -1/8 हो गया, ठीक है भाई। 1/2 का वर्ग -1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा, तो -13/4 -17/2 और ये -2, ठीक है। अब इसका मान अब निकाल लीजिए आप, तो देखते हैं, देखो क्या आता है भाई, 2 से इसको काट दीजिए 4, तो ये कितना हो जाएगा, -1/4 -13/4 -17/2 -2/1, 4 इसका एलसीएम ले लीजिए, तो -1 -13 ये 34 और -8, तो 34 और 8 42, 13 55 और 1 56, तो -56/4, तो -14 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं मान निकालना चाहूं 1 का, ठीक है, y बराबर 1 का, तो निकाल के देखिए कितना आ जाएगा भाई, 2 इंटू 1 की घात 3 -13 1 का वर्ग प्लस 17 इंटू 1 -2, तो देखिए 1 की घात 3 1 ही हो जाएगा, तो 2 माइनस ये 13 प्लस ये 17 और ये -2, तो देखिए कितना हो जाएगा भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और 17 से 13 गए तो ये कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। ये मान हमारे लिए आ गए। और अगर यही तो ये मान निकालना आप सीख ही गए। अब मैं कुछ और उदाहरण लेता हूं, जैसे ये होता f(x) बराबर x प्लस 5, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि x बराबर 1 पर मान निकालिए, तो सीधी सीधी बात है 1 + 5 बराबर 6 हो जाएंगे। और अगर मैं कहूं f-5 पर मान क्या होगा, तो देखिए -5 + 5 बराबर 0। इसका मतलब किसी भी बहुपद में कोई चर के मान पर ऐसा मान हो सकता है जिस पर अगर हम मान निकालें उस बहुपद का और मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वह उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। जैसे ये क्या है, 1 वेरिएबल x वाला क्या था, बहुपद था, उसमें -5 क्या है, इस बहुपद का शून्यांक है। इसकी घात 1 है तो इसका शून्यांक भी 1 ही आएगा, इसको ध्यान रखें। जैसे मैं एक द्विघात वाला ले लेता हूं उदाहरण के रूप में कि f(x) बराबर x² -3, ठीक है। अब इसमें देखिए f3 का मान निकालिए, तो 3 का वर्ग -3
या इसको मैं 9 कर देता हूँ, सॉरी, तो ये 9, तो 9 माइनस 9 बराबर 0। अब मैं पूछूँ आपसे f माइनस 3 का मान, तब भी माइनस 3 का वर्ग माइनस 9, इसका मतलब 9 माइनस 9 बराबर 0। तो ये जो द्विघात बहुपद था इसमें दो मान ऐसे थे 3 और माइनस 3 जिन पर इस बहुपद का मान क्या था, शून्य आ रहा था, इसलिए 3 और माइनस 3 इस द्विघात बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्यांक। तो याद रखिए जितनी किसी बहुपद की डिग्री है या अधिकतम घात है उतने ही उसके शून्यांक निकलते हैं। जैसे अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है अर्थात घात 3 से शुरू होने वाला है, जैसे मैं उदाहरण लिख देता हूं, एफ एक्स बराबर अगर ये है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो इस बहुपद के 3 शून्यांक आएंगे अर्थात 3 x के मान ऐसे होंगे जिनको रखने पर इस बहुपद का मान शून्य आएगा, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, उसके शून्यांक कहलाएंगे। तो ध्यान रखिए जैसे घात 4 है किसी बहुपद की तो उसके शून्यांक कितने आएंगे, 4। तो जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उतने ही उसके जीरोज अर्थात शून्यांक। तो ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब मैं आपको शून्यांक जो आपके कोर्स में उनको निकालने की विधि, तो देखिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि एक द्विघात पॉलिनोमियल है, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके मुझे शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करके फिर शून्यांक और गुणांक के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि किसी बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं सबसे सरल क्या रहता है कि आप उसके गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले प्रयास कीजिए कि आप उसके गुणनखंड कर सकें। अगर गुणनखंड आप पर नहीं हो रहे हैं तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है जिसे मैं इसके बाद समझाऊंगा। और अगर ना आप गुणनखंड कर पा रहे हैं ना उसको आप पूर्ण वर्ग विधि से हल कर पा रहे हैं तो फिर श्रीधर आचार्य की शरण में चले जाइए। श्रीधर जो आचार्य की विधि है वो रामबाण औषधि है, ब्रह्मास्त्र उसको कह सकते हैं। उससे आप कैसे भी बहुपद के शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पर उसमें भी लिमिटेशंस है कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, अर्थात जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं या द्विघात बहुपद हैं उनके ही शून्यांक निकाल सकते हैं जो कितने आएंगे, 2, ठीक है। तो सबसे पहले आप चूंकि इसके गुणनखंड हम आराम से कर सकते हैं, देखिए इसको पहले मैं मान लेता हूं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब आप देखिए पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 8, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 8। अब 1 का गुणा कीजिए माइनस 8 से तो माइनस 8 आए। अब माइनस 8 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि जिनको जोड़ें या घटाएं तो बीच की संख्या x का गुणांक आ जाए और x का गुणांक कितना है, -2। तो ठीक है। अब देखिए -8 को ऐसे दो भाग कौन कौन से हो सकते हैं, -4 एंड 2, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तो -8 आ जाएंगे। अगर जोड़ना चाहें -4 में +2 करें तो बीच का गुणांक -2 आ जाएगा। तो ठीक है, तो -2x के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, -4x प्लस के 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। उसके उपरांत आप क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाइए और इसमें कॉमन देखिए, इसमें कॉमन क्या है, x, तो x माइनस 4, यहां कॉमन क्या है, 2, तो x माइनस 4 और x माइनस 4 इन दोनों में कॉमन आ जाएगा तो यहां से क्या बच जाएगा, x और यहां से +2। ठीक है भाई, ये इस बहुपद के गुणनखंड हो गए। अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो बहुपद होता है ना उसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो इस बात को ढंग से याद कर लें। तो शून्यक, देखिए इसको शून्यक भी बोलते हैं शून्यांक भी बोलते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर क्या कर देते हैं, 0। तो एफ एक्स बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या लिख देंगे, x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। अब आप जानते हैं कि ऐसी कोई दो संख्याएं नहीं है जिनका गुणा 0 के बराबर हो। तो
इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये या ये कोष्टक की संख्या 0 के बराबर है। ठीक है, आप जानते हैं इस बात को कि दो संख्याओं का जो गुणा है, ये गुणा ही तो है। 0 कब हो सकता है? जब उनमें से कोई एक 0 के बराबर हो। तो स्थिति एक या केस फर्स्ट क्या कह सकता हूं कि यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो, और इस कंडीशन में क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4 आ जाएगी, तब x बराबर क्या आ जाएगा, 4, अर्थात 4 इस बहुपद का पहला शून्य। ठीक है, केस सेकंड, यदि अब देखिए इसको x प्लस 2 बराबर 0 हो तब, ठीक है, इस प्लस 2 को इधर ले आइए तो x बराबर -2। वैसे भी आप देख लीजिए ये 0 कब होगा, जब x की जगह हम क्या रख देंगे, 4। ये 0 कब होगा, जब x की जगह क्या रख देंगे, -2। ठीक है, या पक्षांतरण करके। इसका मतलब मेरे पास इस बहुपद के दो शून्यांक आए, वो कौन कौन से हैं, 4 और -2। तो हम सुविधा के लिए, मात्र सुविधा के लिए यहां से आगे क्या करेंगे, जैसे दो शून्यांक हमारे पास, तो एक को मैं अल्फा नाम दे दूं, इसका मतलब अल्फा बराबर 4 आ गया, और दूसरे को मैं बीटा नाम दे दूं। केवल अपनी सुविधा के लिए मैंने दोनों शून्यांकों को क्या मान लिया, पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा, अर्थात अल्फा और ये बीटा, ये मान मैंने लिख दिए। तो अब देखिए आपको मैं बता दूं कि कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है वो कैसे होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो भी बहुपद होता है, दो घात वाली की बात कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये होता है। ठीक है, अगर मेरे पास शून्य हो, अर्थात मुझे शून्य ज्ञात हो, तो इस सूत्र की सहायता से मैं वापस समीकरण को, सॉरी वो समीकरण ध्यान आ जाता है, बहुपद को ज्ञात कर सकता हूं। तो आप देखिए इसकी तुलना अगर हम एक समीकरण से या समीकरण से कह सकें या व्यंजक से करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है, तो इसमें जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है भाई, -b/a, -b/a के बराबर होता है। क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाने के लिए प्रत्येक पद में a का भाग दे देंगे। ठीक है, आप इस तरह से याद रखें, जब a का भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b/a प्लस c/a। अब v क्या है भाई, माइनस, ये b क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक ध्यान रखना, बटे a क्या है भाई, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह आप एक चीज और याद रखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, और c क्या है, ये अचर पद है, अचर पद, बटे a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है भाई, जो शून्यांकों का योग होता है उसमें माइनस, एक तो माइनस याद रखना है, b/a, अर्थात x के गुणांक में एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग दे देते हैं। इसी तरह शून्यकों का जो गुणनफल है वो कैसे निकाला जाता है, c/a, अर्थात अचर पद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, विभाजित कर देते हैं। अब देखिए इसमें मैं यहां से देखना, अल्फा प्लस बीटा क्या है ना, यहां से क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, देखिए 4 और दूसरा क्या है, -2, तो 2 आना चाहिए। ठीक है भाई, मैंने 4 और -2 ज्ञात किए, तो अब इस सूत्र की सहायता से मुझे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होना चाहिए, 4 प्लस -2, अर्थात
4 माइनस 2 बराबर 2 प्राप्त होना चाहिए। निकाल के देखना भाई, मेरे पास जो समीकरण था या बहुपद था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस b का मतलब x का गुणांक, और x का गुणांक यहाँ क्या है, -2। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। तो -2 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए b अपॉन ए, x का गुणांक में लिख दिया -2, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। जिसका कोई नहीं हो उसका 1 ईश्वर तो होता ही कम से कम, तो 1 है इसका गुणांक। ठीक है, तो 1। आप देखिए माइनस माइनस आ गया ना, प्लस, तो हमने निकाले थे उसका योग भी 2, और सूत्र की सहायता से निकाला तब भी 2, तो सत्यता प्रमाणित हो गई ना भाई। इसी तरह आप गुणनफल को भी प्रमाणित कर लीजिए। चलिए, गुणनफल क्या होगा, 4 पहला शून्यक था, दूसरा क्या था -2, तो -8 होना चाहिए। सूत्र से निकाल के देखिए, एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अपॉन ए, और c क्या है इस समीकरण का, -8 बटे ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो -8। तो देखिए हमने जो शून्यक निकाले उनका गुणनफल भी -8 है, और सूत्र से भी क्या आ गया, -8, अर्थात सत्यता प्रमाणित हो गई। प्रश्न, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx बराबर 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, इसका मतलब मुझे सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है उसके शून्यक ज्ञात करने, और उसके पश्चात इनके जो जीरोज और इनके जो गुणांक हैं, ठीक है, इनके बीच मुझे सत्यता प्रमाणित भी करनी है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3। ठीक है, तो प्रयास ये होना चाहिए कि आप इसकी गुणनखंड कर दें आसानी से। तो देखिए, गुणनखंड करने के लिए यहां देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 रूट 3, तो मैं यहां 4 रूट 3 लिख देता हूं। फिर अचर पद क्या है, -2 रूट 3, इनका मैं गुणा करूं तो देखिए 4 दूनी 8, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 क्या हो जाएंगे, 3, इसका मतलब -24। तो मुझे क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग बीच की संख्या अर्थात x का गुणांक 5 आ जाए। तो 24 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, +5 आ जाए। तो वो क्या है, +8 -3, जो 8 दिया 24, 8 से -3 को घटाएंगे तो 5 आ जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं 5x के स्थान पर भाई, ठीक है, और -2 रूट 3। अब उसके उपरांत क्या करते हैं, हम दो दो पदों के जोड़े बनाइए और उनमें से कॉमन निकालिए। कॉमन इस तरह से निकालें कि दोनों कोष्टकों में समान संख्याएं आ जाएं, ये बात ध्यान रखना है भाई। तो यहां देखिए कॉमन क्या है, 4 और x, 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 4x कॉमन निकाल लिया, यहां से √3x बचेगा +2। अब यहां देखिए एक तो माइनस कॉमन मुझे लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां इस कोष्टक में दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, इसलिए मजबूरी है कि दोनों कोष्टकों की जो अगले कोष्टक जो बनेगा उसकी संख्याएं भी धनात्मक ही होनी चाहिए। तो एक तो माइनस, फिर √3 कॉमन ले सकता हूं। अब आप कहेंगे सर √3 कहां से, अरे √3 ही कॉमन आएगा क्योंकि हम जानते हैं 3 बराबर क्या होता है, √3 गुणा √3। तो आप इस 3 को क्या समझे, √3 गुणा √3। अब इसमें से मैंने एक कॉमन ले लिया √3, तो क्या बचेगा √3x, फिर ये माइनस कॉमन ले लिया इसलिए प्लस, √3 कॉमन में आ गया, और ये 2। दोनों कोष्टकों की संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए, शर्त पूरी हो गई। अब देखो दोनों कोष्टक एक जैसी, तो इसको कॉमन के रूप में बाहर निकाल लिया भाई,
यहां से क्या बच रहा है 4x, यहां से √3 और ये गुणनखंड आ गए। उसके पश्चात मैंने बताया ना जीरोज याद करने के लिए क्या करते हैं fx का मान 0 के बराबर कर देते हैं। भाई 0 निकालनी है तो fx की वैल्यू इक्वल टू 0। तो शून्यांक याद करने के लिए क्या करेंगे भाई fx बराबर 0 लिखेंगे। इसका मतलब √3x + 2 और 4x - √3 बराबर 0 रखेंगे। तो केस फर्स्ट में क्या रखेंगे कि इफ √3x + 2 = 0 देन तब क्या होगा भाई √3x बराबर -2 होगा। तो को उधर पक्षांतरित कर दें हम तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/√3। तो ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट 0। केस सेकंड इफ नेक्स्ट कोष्टक 4x - √3 = 0 देन 4x विल बी इक्वल टू इधर आएगा तो √3 एंड x विल बी इक्वल टू √3/4। ये हमारी क्या है सेकंड जीरोज है। तो इसकी जो जीरोज है वो कितनी है भाई, पहले धनात्मक को लिखते हैं, ऐसा एक ट्रेंड है, ठीक है, कोई आवश्यक नहीं है वैसे। फिर कॉमा लगाइए आप, फिर ऋणात्मक वाले को लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ आंसर। अब देखिए सुविधा के लिए मैंने अभी आपको बताया था पहले को क्या मान लेते हैं हम अल्फा, ठीक है, और दूसरे को क्या मान लेते हैं बीटा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, जो मैंने अभी शून्यांक ज्ञात किए उनका योगफल क्या हुआ भाई, जोड़ के देखिए क्या है √3/4 प्लस ये हुआ भाई। अब इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। अब लघुत्तम निकाल के देखिए भाई तो 4√3 लघुत्तम आया तो 4 से 4 कैंसिल, √3 और 3 हो जाएंगे, 3 से 3 कट जाएंगे, ठीक है भाई। √3 से √3 कैंसिल आओ, 4 दूनी 8 तो -5/4 ये आया ना भाई। अब जो हमारे पास था उसको लिख लीजिए। fx बराबर क्या था 4√3x² प्लस 5x - 2√3। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या था -b/a, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या था कोफिशिएंट ऑफ x², अर्थात यहां देखिए x का गुणांक क्या है 5/x² का गुणांक a क्या होता है x² का गुणांक, और x² का गुणांक क्या है 4√3। तो देखिए दोनों बराबर है ना भाई, इसका मतलब हमारी सत्यता प्रमाणित हो गई ना। अब देखिए इनका गुणनफल देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो पहला √3/4 था इंटू -2/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा -1/2। अब इसमें देखिए अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं c/a, c क्या होता है कांस्टेंट अचर पद बटे a x² का गुणांक, और x² का गुणांक ये है ना भाई। तो अचर पद क्या है -2√3 बटे x² का गुणांक क्या है 4√3, √3 से √3 कैंसिल -1/2। इसका मतलब हमने जो जीरो कैलकुलेट किए वो एकदम सही है, इनकी सत्यता प्रमाणित हो रही है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बहुपद दिया गया है 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के हमें सभी शून्य ज्ञात करने हैं, जिसके दो शून्य आपको दिए गए हैं √5/3 और -√5/3। हम जानते हैं कि इस बहुपद की जो घात है या डिग्री है वो कितनी है 4 है, अधिकतम घात कितनी है 4 है,
इसलिए इसके जो शून्यांकों की संख्या होगी वो भी कितनी होगी, 4 होगी, जिसमें से 2 ज्ञात हैं, 2 आपको ज्ञात करने हैं। उसको मैं आपको बताऊं तो थोड़ी सी एक बात है, मेरी ध्यान से सुन लीजिए। जैसे एक सरल सा प्रश्न होता कि भाई कोई बहुपद होता आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिख देता हूं, और इसका एक शून्यांक, इसके शून्यांक आप निकाल के देखेंगे गुणनखंड करके, 10 के ऐसे गुणनखंड इनका जोड़ 7 होता हो, 5 और 2, तो इसके शून्यांक निकल के आ जाएंगे -2 और -5। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि -2 इसका एक शून्यांक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर -2 इसका शून्यांक है या शून्यक है तो x + 2 इसका एक गुणनखंड होगा। इस बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड। गुणनखंड कैसे मान के चलते हैं, अब भाई देखो x + 2 इसका एक गुणनखंड है, तो सीधी सी बात है x² + 7x + 10 में x + 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अर्थात शेषफल क्या बचना चाहिए, 0। आप करके देख लीजिए, x² + 7x + 10 को विभाजित कीजिए x + 2 से, तो पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देंगे तो x² में x का भाग गया तो x, तो x², जितनी बार भाग जाता है दूसरी संख्या से गुणा भी कर देते हैं, +2x, ये माइनस और ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट, 7x से 2x गए तो 5x + 10, अब फिर पहली संख्या 5x में x का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5x, तो 5 का गुणा 2 से और कीजिए तो 10, माइनस, शेषफल क्या बच गया, 0। तो कहने का मतलब क्या था कि अगर हमें शून्यक पता हो, जैसे -2 इसका शून्यक है तो x + 2 इसका एक, ठीक है, गुणनखंड होगा। इसी तरह इसके 2 पता है मुझे, तो x + 2 × x + 5, ठीक है, इसका एक गुणनखंड होगा। गुणा करके देख लीजिए, ये आ जाएगा। अब सोचिए इसके 4 शून्यक होने चाहिए, जिसमें से 2 पता है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, चूंकि √5/3 और -√5/3 इसके क्या है भाई, शून्यक हैं, इसके शून्यक हैं, अतः x -√5/3 और x, भाई चिन्ह बदल देते, ध्यान रखना, x अपनी तरफ से फिर चिन्ह बदल के पहला शून्य इंटू x, फिर चिन्ह बदल के दूसरा शून्य 5/3। अब इनका गुणनखंड इनका गुणा कर दीजिए। अब चूंकि दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, केवल चिन्ह का अंतर है, एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो उनका गुणा तो करना बहुत आसान होता है ना, पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, तो सीधी सी बात है x पहली संख्या के रूप में है तो x², ठीक है, माइनस दूसरी का वर्ग 5/3, √5/3 का वर्ग क्या होगा, x² माइनस 5/3। इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। तो देखिए जैसे मुझे यहां पता था कि x² + 7x + 2 का एक गुणनखंड क्या था, x + 2, तो शेष मैंने यहां से निकाल दिया ना, तो x + 5 आ गया था, और x + 5 बराबर अगर मैं 0 रख दूं तो दूसरा शून्य भी आ जाता ना -5। तो उसी तरह अब मैं क्या करूंगा, इस बहुपद में x² - 5x + 3 से भाग दूंगा, और शेषफल 0 आना चाहिए, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है, और जब शेषफल 0 आएगा तो मैं मान लूंगा कि एक गुणनखंड है, और जितना भागफल आएगा उसके गुणनखंड करने के पश्चात 0 के बराबर उसको कर दूंगा, तो शेष 2 शून्यांक भी आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, जैसे इसका मुझे पता था -2 था, तो मैंने किसका भाग दिया, इसमें x + 2 का कितनी बार गया, भागफल कितना है, x + 5। अब x + 5 को 0 के बराबर कर दीजिए, तो x = -5, अर्थात दूसरा शून्यांक भी आ गया ना। तो उसी तरह अब मैं इस पूरे बहुपद को x² - 5/3 से विभाजित करूंगा, और जितना भागफल आएगा उसको बराबर 0 करके शेष 2 शून्यांक भी ज्ञात कर लूंगा। तो कैसे निकालूं भाई, लिखिए बहुपद 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x² - 10x
-5। आप घबराए नहीं, इसको विभाजित कर दीजिए x² -5/3। कई जगह लघुत्तम लेकर, है ना, आप लघुत्तम लेके भी सरल कर सकते हो इसको। लघुत्तम 3 आ जाएगा तो 3x² -5, और लघुत्तम का फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, 20 का एक गुणनखंड होगा। मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं कि 3x² -5 20 का एक गुणनखंड होगा। आप x² -5/3 से भाग दीजिए या 3x² -5 से विभाजित कीजिए, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको सरल करके देखते हैं तो देखिए कैसे भाग कैसे देते हैं। पहली संख्या में पहली संख्या का भाग दीजिए, तो देखिए 3x4 में किसका भाग दूं मैं, x² का, तो ये कितनी बार कट जाएगी, x² भाग कितनी बार गया भाई, 3x²। ठीक है, तो 3x4। अब जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा दूसरी संख्या से करना ना भूलें, तो 5/3 से गुणा और करेंगे, तो 3x² का गुणा किससे करेंगे, -5/3 से, क्योंकि दूसरी संख्या क्या है, -5/3। पहली से तो भाग दे दिया था, दूसरी को क्यों भूलेंगे भाई हम, तो 3 से 3 कट जाएगा, -5x²। अब x² की संख्या x² के नीचे ही लिखेंगे, ये x की घात 3 है, ध्यान रखें, ये x² की संख्या है, तो -5x² यहां लिख दिया। फिर मैंने लाइन खींच के घटा दिया सबको, अर्थात चिन्ह बदल दिए, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट होंगे। अब क्या आ गया भाई, 6x3, ये +5 माने जाएंगे, तो 5 से -2, तो ये प्लस के 3x² -10x -5। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, हाँ, इस तरह से। ठीक है भाई, जिससे समझाने में आसानी रहे। अब देखिए फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे कि अब पहली संख्या क्या आ गई आपके पास, 6x3, और 6x3 को किससे डिवाइड करेंगे, x² से, तो कितना आ जाएगा है 6x, तो मैंने 6x लिख दिया। ठीक है भाई, तो ये तो 6x3 आएगी। जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा दूसरी संख्या अर्थात -5/3 से करना ना भूलें, तो इसका गुणा कीजिए -5/3 से, तो 3 से कट जाएंगे भाई, 3 दूनी 6, माइनस के 10x। ठीक है, तो माइनस के 10x, फिर घटा दीजिए माइनस और ये प्लस, ये तो कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, क्योंकि -10x प्लस के 10x, क्या बच गए भाई, 3x² माइनस के 5। अब पहली संख्या के रूप में क्या है भाई, 3x², 3x² को x² से विभाजित कीजिए, x² से x² कट गया, कितनी बार, 3 बार गया, तो ये तो 3x² लिख ही दिए भाई। जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा दूसरी संख्या से ना भूलें, अर्थात 3 बार भाग गया, इसका गुणा कीजिए -5/3 से, 3 से 3 कट गया, ये क्या आ जाएगा भाई, -5। अब चिन्ह बदल दीजिए, शेष फल क्या आ जाएगा, 0। हाँ, इसको लिख और दीजिए, मैं लिखना भूल गया था, 3। ठीक है, 3 बार गया था ना, तो अब ये क्या है हमारा भागफल। मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जो भागफल आए उसको बराबर 0 कर दीजिए, हमारे शेष 2 शून्यांक भी आ जाएंगे, क्योंकि देखिए भागफल द्विघात के रूप में प्राप्त हुआ है, और द्विघात के रूप में प्राप्त हुआ है तो सीधी सी बात है, x की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी, तो शेष 2 हमारे शून्यांक भी आ जाएंगे। अतः अब मैं यहां लिख रहा हूं, अतः शेष शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, भागफल 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0 लिख देंगे। अब आपको पता ही है भाई, अगर कोई संख्या कॉमन के रूप में बाहर निकल रही हो तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि बराबर में क्या है,
जीरो। जीरो बराबर होने पर कोई भी संख्या को कॉमन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 को कॉमन के रूप में निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर जीरो। अब इसका तो आप जानते ही है किसका होल स्क्वायर है भाई, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अर्थात x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर जीरो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर जीरो। अब केस फर्स्ट से x प्लस 1 बराबर जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। फिर दूसरे कोष्टक को जीरो के बराबर करेंगे तो दूसरा शून्यांक आ जाएगा कितना, -1। इससे x की दो वैल्यू कितनी आ गई भाई, -1 और -1, ठीक है। और दो हमारे पास ज्ञात थे, ठीक है। इसलिए इस बहुपद के आंसर क्या लिखेंगे, इस बहुपद के सभी शून्यक क्रम से लिखिए, क्या हो जाएंगे, -1 √5/3, ये हमने ज्ञात किए, ये दो दिए गए हैं और यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो देखिए इसी कड़ी में एक बहुत शानदार प्रश्न दूसरा कि x4 - 6x³ - 26x² प्लस 138x - 35 ऐसा बहुपद है जिसके दो शून्यक क्या है, 2 ± √3 है। शेष दो शून्यक और ज्ञात करने, क्योंकि इसकी घात क्या है, 4, और जब घात 4 होती है तो शून्यकों की संख्या भी 4 होती है। तो देखिए क्या दिया गया है कि इसके दो जो शून्यक हैं, तो पहले शून्यक को मैं अल्फा मान लेता हूं, तो अल्फा बराबर क्या है, 2 + √3, और दूसरे को मैं बीटा मान लेता हूं, दूसरा शून्य क्या है, 2 - √3, क्योंकि यहाँ शून्य जो दिए गए वो क्या है, 2 ± √3। इसका मतलब पहले प्लस लेना है √3 का जो चिन्ह है और दूसरा माइनस लेना है। अब मुझे पता है कि पहला शून्य अल्फा, दूसरा बीटा है, तो मैंने अभी बताया था ना, जैसे -2 और -5 थे, तो अतः x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस व्यंजक का एक गुणनखंड होगा, ठीक है भाई। तो अब अल्फा और बीटा के मान रख दीजिए भाई, तो x है माइनस अल्फा, तो ये दोनों संख्याएं माइनस की होंगी, इनटू x माइनस बीटा, तो x माइनस, अब इसका चिन्ह बदलिए, -2 और ये प्लस √3। अब देखिए इनका गुणा कैसे करें भाई, पहली संख्या के रूप में उस संख्या को लेते हैं जिसका चिन्ह नहीं बदलता है। तो चिन्ह किसका नहीं बदल रहा है, दोनों में x -2, तो x -2 को एक संख्या लीजिए, और क्योंकि √3 यहाँ प्लस की है यहाँ माइनस की है, चिन्ह बदल रहा है, इसलिए √3 को दूसरी संख्या लीजिए, ये सेकंड संख्या, ये फर्स्ट संख्या। तो इनका गुणा किसके बराबर होगा भाई, पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, तो पहली क्या है, x -2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका गुणा जो वर्ग कर दीजिए, x² - 4x और -2 का वर्ग 4 और -3, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। इसको सरल कर दीजिए, x² - 4x + 1 इस व्यंजक का या बहुपद का इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है, एक गुणनखंड होगा। शेष गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, x² - 4x + 1 का इस पूरे बहुपद में भाग दे देंगे, और फिर हमारा काम क्या रह जाएगा, शेष शून्य ज्ञात करना। शेष शून्य कैसे ज्ञात कर दें, जो भागफल आएगा उसको बराबर 0 के कर देंगे। तो सबसे पहले काम तो ये कि भाई शेष गुणनखंड निकालिए। तो शेष गुणनखंड निकालने के लिए जो बहुपद है x4 - 6x³ -26x² प्लस 138x -35 को विभाजित कीजिए, किससे, इन दोनों मूलों के गुणनफल x² - 4x + 1 से। देखिए x² - 4x + 1, मेरे साथ आप भाग देने की प्रक्रिया में जुट जाइए, क्योंकि थोड़ी लेंदी है, कठिन नहीं है, लेंदी है, तो गलती की संभावना रहती है। तो देखिए अब इसका पहला अंक x4 को इसके पहले अंक से विभाजित कीजिए, तो x4 में भाग दीजिए x² का, x² बार जाएगा,
तो x4 जितनी बार भाग जाता है उसका शेष सभी संख्याओं से गुणा और करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा कीजिए -4 से, तो -4x3, फिर 1 का गुणा करेंगे तो +x²। अब चिन्ह बदल दीजिए, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो -2x3, ये 27 हो जाएंगे। ऐसे ही ना भाई, आप ध्यान रखें, प्लस 138x -35। फिर वही प्रक्रिया दोहरानी है कि अब पहली संख्या को पहली संख्या से विभाजित कीजिए, तो -2x3 को विभाजित कीजिए x² से, तो कितनी बार जाएगा -2x, ठीक है। और जितनी बार भाग जाए उसका गुणा शेष बची संख्याओं से और कर दीजिए, तो -2x का गुणा -4x से, तो क्या हो जाएगा +8x² -2x। फिर चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट। देखिए माइनस के 27, माइनस के 8, माइनस के 35x² और ये 140x माइनस के 35। अब फिर पहली संख्या को पहली संख्या से विभाजित कीजिए, वही प्रक्रिया, जब तक भागफल या शेषफल शून्य नहीं आ जाए, ये दोहरानी है आपको। तो देखिए -35x² को x² से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 35 आएंगे भाई, तो -35x² -35 का शेष बची संख्याओं से गुणा और कीजिए, तो -35 का गुणा -4 से करेंगे तो 35 चौका 140 आ गए भाई, और -35 का +1 से गुणा करेंगे तो -35, और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, शेषफल क्या आ गया 0। ठीक है भाई, इसका मतलब अब ये जो गुणनखंड बचे, ठीक है, इसको 0 के बराबर करके शून्यांक ज्ञात कर लीजिए। तो शेष शून्यक ज्ञात करने के लिए जो भागफल है x² -2x -35 को 0 के बराबर लिख दीजिए। पर भाई सीधे सीधे कहां निकल रहे हैं, इसका भी हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करें, इसके गुणनखंड कर दीजिए। तो पहले का गुणांक x² गुणांक 1 है, अचर पद -35 है, तो 1 गुणा -35 अर्थात -35 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए जिन्हें जोड़ें या घटाएं मध्य की संख्या आ जाए -2, तो -7 + 5, क्योंकि -7 + 5 -2 हो जाएंगे, गुणा करने पर -35 हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख देता हूं भाई, x² -7x + 5x -35 बराबर 0। अब दो के जोड़ा बना दीजिए, यहां से x कॉमन, तो x -7, यहां से 5 कॉमन, x -7 बराबर 0। अब दोनों ही कोष्टकों में x -7 कॉमन है, यहां से x + 5 बच जाएगा बराबर 0। केस फर्स्ट में क्या करते हैं हम, पहला कोष्टक 0 के बराबर, यदि x -7 बराबर 0 है तब x बराबर 7, अर्थात तीसरा, भाई इसको पक्षांतरित कर देंगे इधर, तो तीसरा शून्य किसके बराबर आ गया, 7 के। केस सेकंड स्थिति 2 क्या हो सकती है कि यदि x + 5 बराबर 0 है तब x बराबर क्या आ जाएगा, -5। अतः पूछ क्या रहा है, आप नीचे लिखते जाइए, अतः इस बहुपद के सभी शून्यक क्या होंगे भाई, पहला क्या था 2 + √3 दिया गया था, दूसरा क्या था 2 - √3 ये भी दिया गया था, तीसरा हमने ज्ञात किया 7, चौथा भी हमने ज्ञात किया -5, और यही हमारा आंसर है। आंसर लिखना ना भूलें, नहीं तो आधा नंबर डिडक्ट कर लेगा आपके स्कोर से। अच्छा प्रश्न है, यदि बहुपद fx बराबर x² - 8x + k के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि इस प्रश्न में आपके लिए क्या दिया गया है।
तो देखिए जो बहुपद है वो ये है। अब हम जानते हैं कि इसके आधार पर जो ये है ना बहुपद दिया हुआ है, हम शून्यकों का योग ज्ञात कर सकते हैं और शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मान लो पहले में कि माना इस बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा हैं, अल्फा तथा बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग किसके बराबर होगा? सूत्र लगाइए भाई, माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या है? एक्स का गुणांक। अब देखिए माइनस तो है ही, अब बी के स्थान पर एक्स का गुणांक क्या है? -8 अपॉन ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 8। तो माइनस माइनस प्लस, तो इस बहुपद का जो शून्यकों का योग होगा वो क्या होगा? 8। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए, अर्थात इस बहुपद में प्रयुक्त अचर पर जो क्या है? के अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 8। अर्थात मुझे पता लग गया कि शून्यांक कैसे हैं कि उनका गुणनफल के बराबर है। और एक चीज और दी गई है कि शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया गया है भाई? कि शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है। ठीक है, अब एक बात देखिए कि मेरे पास वैल्यू किस किस की पता है? अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, और यहां दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। ऐसी परिस्थिति में आप याद रख लीजिए, इसको हृदयंगम कर लीजिए कि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता हो, अल्फा बीटा की पता हो, और दी गई मान क्या हो? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है, 2 अल्फा बीटा नहीं है, तो 2 अल्फा बीटा जोड़ दीजिए, 2 अल्फा बीटा घटा दीजिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40। भाई 40 की वैल्यू तो वही रहेगी, मैंने अपनी तरफ से 2 अल्फा बीटा जोड़े तो 2 अल्फा बीटा घटा दिए, समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो अब पर यहां पता लग गया आपको ये क्या है भाई? अल्फा प्लस बीटा का क्या है? होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40। अब आपके पास उपलब्ध मानों को यहां रख दीजिए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान मुझे पता है क्या है? 8 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 8 का वर्ग माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा अर्थात अल्फा और बीटा का गुणनफल क्या है? के बराबर 40। पक्षांतरण कर दीजिए या पहले वर्ग निकाल लीजिए। 64 माइनस 2 के बराबर 40, तो माइनस 2 के बराबर 40, और ये 64 इधर जाएंगे तो माइनस के 64। इसका मतलब 2 के की जो वैल्यू आई, माइनस 2 के की वैल्यू कितनी आई? माइनस के 24, या के बराबर 24/2 बराबर 12। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में सावधानी क्या रखनी है कि जो भी आपको दिया गया है, ठीक है, पहले उसको प्रश्न के हिसाब से समझने का प्रयास कीजिए, और फिर आप अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग उस बहुपद के आधार पर निकालिए किस सूत्र का प्रयोग करते हुए? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है भाई, और फिर अल्फा बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल निकालिए, दी गई चीज को लिखिए और उसके आधार पर सूत्र का निर्धारण कर लीजिए। सही देखो, तो देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके लिए आपको शून्यकों का योग दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो सबसे पहले
प्रश्न में देखिए शून्यकों का योग क्या है 1/4 और गुणनफल क्या है -1। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर मुझे शून्यांक ज्ञात हो, ठीक है, तो हम उसके आधार पर बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। और ये हम बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद की, ठीक है। और वो सूत्र मैंने क्या बताया था आपके लिए कि x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, यही बताया था ना। अब देखिए एल्फा प्लस बीटा क्या है शून्यकों का योग और एल्फा इंटू बीटा क्या है शून्यकों का गुणनफल। तो पहले में देखिए आप एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 और एल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया है -1। ये शून्यांक नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको परीक्षा में। ये शून्यांकों के योग और गुणनफल है, ये शून्यांक नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू एल्फा प्लस बीटा की 1/4 रखनी है और एल्फा इंटू बीटा का मान क्या रखना है -1। तो पहले में क्या हो जाएगा भाई x² माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दूं मैं 1/4 x प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1। तो अब इसको सरल कर दीजिए थोड़ा सा, x² माइनस 1/4x और -1। चाहे तो इसको सरल कर दीजिए, चूंकि 4 यहां हर के रूप में, तो 4 का प्रत्येक पद में गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। तो 4 का प्रत्येक पद में अगर हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, रह जाएगा x, इसमें 4 का गुणन तो -4, और यही क्या आ जाएगा हमारा बहुपद, यही हमारा आंसर है। चलो अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2 और एल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3। तो बहुपद क्या होगा x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2x प्लस 1/3। आप चाहे तो यहां ही आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिख दीजिए, कोई ज्यादा सरल करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो प्रत्येक पद में 3 का गुणा करके सरल भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए थर्ड प्रश्न में क्या है भाई कि -3 और 2 है, तो सीधे सीधे आ जाएगा x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -3 इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा का मान क्या है यहाँ 2, ठीक है। तो x² माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2, ठीक है। ये मान शून्यकों के योग और गुणनफल के दिए गए थे। ध्यान रखना अगर प्रश्न ये आता इस तरह से कि भाई किसी बहुपद का पहला शून्य क्रम से, देखो ध्यान रखना प्रश्न में बहुत अंतर बन जाता है। अगर ये प्रश्न आ जाता कि किसी बहुपद के शून्य क्रम से क्या है -3 और 2 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। उस समय कैसे ज्ञात करते, तब हमारे लिए दिया हुआ क्या होता कि एल्फा की वैल्यू एल्फा की वैल्यू क्या है -3 दी गई है, बीटा की वैल्यू 2 दी गई है। तो सबसे पहले मुझे वैल्यू जरूरत पड़ती एल्फा प्लस बीटा की, तो एल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाता है -3 प्लस 2 अर्थात -1, और फिर वैल्यू जरूरत पड़ती एल्फा इंटू बीटा की, तो -3 का गुणा 2 से करके देखते -6 आ जाता। तब बहुपद क्या होता भाई x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अर्थात x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। आवश्यक नहीं है कि मैं x² ही लिखूं, x के स्थान पर मैं y भी लिख सकता हूं, y² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस एल्फा बीटा, ठीक है। तो चर के रूप में मैंने स्वेच्छा से x लिया है, आप x की जगह y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, t ले सकते हैं, u ले सकते हैं, b आप चाहे जो ले सकते हैं। तो क्या हो जाता है भाई x² माइनस एल्फा प्लस बीटा के स्थान पर -1 इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा के स्थान पर -6, तो क्या हो जाता है व्यंजक x² माइनस माइनस प्लस
और ये माइनस, और ये हमारा उस स्थिति में आंसर होता। कब होता? जब ये शून्यांक होते। पर ऐसे प्रश्न में क्या दिया गया था? शून्यांकों का योग -3 ऑटोमेटिक योग करके आपको दिया गया है, और शून्यांकों का गुणनफल भी करके आपको दिया है। तो अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रख रहा हूं, क्योंकि कभी कभी परीक्षक आपको भ्रमित करने के उद्देश्य से ऐसे प्रश्न रख देता है। तो देखिए, एक बहुपद है f(x) x² - x - 2 के शून्यक अल्फा और बीटा आपको दिया गया है कि भाई इस बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अब हमें ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक क्या हो? 2α+1 और 2β+1। आप बिल्कुल ही पैनिक ना हो और आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया है मेरे लिए कि f(x) बराबर x² - x - 2 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसके शून्य क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा। तो अब मैं क्या निकाल सकता हूं भाई कि शून्यांकों का या जीरोज का सम क्या होगा? तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, सूत्र वही रहेगा -b/a। तो -b का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, और वो क्या है? -1। तो -1/x² का गुणांक भी क्या है? 1। तो ये क्या आ गया? 1। अर्थात इस समीकरण में शून्यकों का योग क्या है? 1। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का योग, और वो किस सूत्र से निकाला जाता है? CA कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अर्थात अचर पद में हम x² के गुणांक का भाग देते हैं। तो अचर पद क्या है इसमें? -2 इस बहुपद में, अपॉन a अर्थात x² का गुणांक क्या है? 1। तो इससे क्या बात निकल के आ गई कि शून्यांकों का योग इस बहुपद के हिसाब से -2 है और शून्यांकों का योग 1 है। बात आई ना समझ में? अब आगे चलिए, अब मुझे वह बहुपद ज्ञात करना है जिसका पहला शून्यांक 2α+1 हो और दूसरा 2β+1 हो। तो उस बहुपद के शून्यांकों का योग क्या होगा भाई? अब इसमें सेकंड पार्ट में आते हैं। तो शून्यकों का योग किसका? जिसको हमें ज्ञात करना है, जिस बहुपद को हमें ज्ञात करना है, तो उसके शून्यकों का योग। अब चूंकि पहला शून्य क्या है? 2α+1 और दूसरा क्या है? 2β+1। इसको बात को भूल जाइए, ठीक है? आप बिल्कुल ध्यान से सुने। तो शून्यकों का योग क्या होगा भाई? पहला शून्य क्या है? 2α+1, इसमें क्या जोड़ेंगे? दूसरा शून्य 2β+1। इसका मतलब क्या चाहिए भाई? 2α + 2β+2, अर्थात 2 कॉमन में निकाल दूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है? तो 2। अब अल्फा प्लस बीटा का मान मुझे पता ही है, अल्फा प्लस बीटा का मान तो मैं ज्ञात कर चुका हूं ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? 1। तो ये मान मैंने पहले बहुपद से निकाले गए मानों से रख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे क्या रख दिया? 1, और ये 1 है, तो 1 और 1 2, इसका मतलब 4। अर्थात जो दूसरा पॉलिनोमियल होगा वो कैसा होगा? उसके शून्यकों का योग कितना आएगा? 4, ठीक है? इसी तरह शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात कीजिए भाई। शून्यकों का गुणनफल, अब पहला शून्य क्या है? उसी तरह भाई 2α + 1 इंटू दूसरा शून्य क्या है? 2β+1। तो गुणा कर दीजिए, 2α का गुणा कीजिए इससे, तो 4α इंटू बीटा, फिर 2α, फिर 1 का गुणा कीजिए प्लस 2β, फिर 1 का गुणा 1 से 1। तो देखिए अब मान रख दीजिए भाई 4, ठीक है? अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? -2। यहां 2 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा? देखिए अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1, और ये प्लस 1। ये बात आई ना समझ में? तो देखिए 4 तो है ही, अल्फा बीटा का मान में कहां से रख दिया? -2। फिर यहां से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकालूंगा तो कोष्टक में क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से रख दिया 1, और ये प्लस 1 है। तो देखिए
-8 प्लस 2 प्लस 1, अर्थात -8 से +3 जाएंगे तो -5, अर्थात दूसरा जो बहुपद होगा वो कैसा होगा कि उसके शून्यकों का गुणनफल -5 आएगा। अतः वह बहुपद क्या होगा भाई, x² माइनस, सूत्र यही तो होता है, शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। यही होता है ना, तो आप इसमें रख दीजिए। तो x² माइनस शून्यकों का योग क्या है भाई, शून्यकों का योग क्या है 4 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल कितना है -5। ठीक है, आप इसको लिख दीजिए x² माइनस 4x माइनस 5। कहीं कहीं किसी किसी किताब में भाई इसमें एक अचर पद k का गुणांक और करके रखते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल इतना ही लिख दीजिए। तो बात आई ना समझ में।